नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में राजस्थान की प्रमुख विभूतियाँ एवं प्रमुख गौरव टॉपिक का ही सेकंड पार्ट है। इसका पहला पार्ट जो है वो पहली वीडियो में आ चुका है, जिसका लिंक ऊपर आई बटन में आपको मिल जाएगा। दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और यदि आपको इस वीडियो का PDF चाहिए तो ये टेलीग्राम चैनल है @educationplanet, इस चैनल पर आपको इसका PDF मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। कोमल कोठारी, इनका जन्म 4 मार्च 1929 को जोधपुर में हुआ। राजस्थान संगीत नाटक अकादमी के अध्यक्ष रहे। इन्होंने राजस्थानी लोकगीत, कथा आदि के संकलन एवं शोध कार्य किया। उन्होंने जोधपुर में प्रकाशित मासिक पत्रिका ज्ञानोदय और उदयपुर में प्रकाशित साप्ताहिक पत्रिका ज्वाला का संपादन किया। यहाँ सवाल उठता है, कोमल कोठारी ने कौन सी मासिक पत्रिका का प्रकाशन किया? तो मासिक पत्रिका है जोधपुर की ज्ञानोदय और साप्ताहिक पत्रिका है उदयपुर की ज्वाला। इनका निधन 20 अप्रैल 2004 में हुआ। इनको कौन कौन से पुरस्कार मिले? उनमें शामिल हैं 1983 को पद्मश्री, 1984 को पद्म भूषण और 2012 में राजस्थान रत्न जो पहला पुरस्कार था 2012 में इनको मरणोपरांत प्राप्त हुआ। नेक्स्ट है महाकवि माघ। महाकवि माघ का जन्म श्रीमाली नगर, भीनमाल, जालोर, राजस्थान में हुआ। इनके पिता का नाम दत्तक था और इनकी पत्नी का नाम विद्यावती था। जबकि हमारी NCERT की बुक्स जो हैं 8th क्लास की, उनमें इसका नाम मालन देवी मिलता है। तो कवि माघ की पत्नी का नाम क्या था? मालन देवी। कवि माघ संस्कृत के महान कवि थे। इनकी प्रमुख रचना जो थी वो थी शिशुपाल वधम। सवाल उठता है, शिशुपाल वधम किसकी रचना थी? तो महाकवि माघ की। महाकवि माघ ने भगवान श्री कृष्ण की आराधना करने के लिए ही शिशुपाल वधम की रचना की थी। माघ अत्यंत दानी थे। इनकी अत्यंत दानशीलता के कारण वे अपने जीवन के अंतिम समय में बहुत ही दरिद्र हो गए थे। कवि माघ ने साहित्य, व्याकरण शास्त्र, नीति शास्त्र, पुराण, आयुर्वेद, न्याय, प्राकृतिक सौंदर्य, ग्रामीण जीवन, पशु पक्षी जीवन, काव्य पद, लालित्य व राजनीति शास्त्र के सिद्धांतों का समावेश एक ही ग्रंथ में किया, जिसका नाम था शिशुपाल वधम, जिससे उनको किसी अन्य ग्रंथ की रचना करने की आवश्यकता ही नहीं रही। यानी कि महाकवि माघ ने केवल एक ही ग्रंथ की रचना की थी, जिसका नाम है शिशुपाल वधम। इसी ग्रंथ में उन्होंने सभी शास्त्रों का समावेश कर दिया था। नेक्स्ट है चंद्रबरदाई। चंद्रबरदाई का जन्म तो लाहौर में हुआ था। बाद में वे अजमेर, दिल्ली के सुविख्यात हिंदू नरेश पृथ्वीराज चौहान का सम्मानीय सखा, राजकवि और सहयोगी हो गए थे। यानी कि पृथ्वीराज चौहान के मित्र थे, उनके दरबार के राजकवि थे और उनके सहयोगी भी थे चंद्रबरदाई। चंद्रबरदाई ने बचपन से ही भाषा, साहित्य, व्याकरण, छंद, पुराण, ज्योतिष आदि का ज्ञान प्राप्त कर लिया था। वह दिल्ली के सम्राट पृथ्वीराज चौहान के न केवल राज्य कवि घोषित हुए, बल्कि उनके सलाहकार और मित्र भी माने गए। वे केवल कवि ही नहीं थे, अस्त्र शस्त्र की विधियां भी उनको काफ़ी अच्छे से आती थी। यानी कि अस्त्र शस्त्र की विधिवत शिक्षा भी उन्होंने प्राप्त की थी। चंद्रबरदाई ने एक ग्रंथ की रचना की थी, जिसका नाम था पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो के लेखक कौन थे? चंद्रबरदाई। इनकी भाषा को भाषा शास्त्रियों ने पिंगल कहा था। यानी कि पृथ्वीराज रासो किस भाषा में लिखित थी? तो पिंगल भाषा में। पृथ्वीराज रासो हिंदी का प्रथम महाकाव्य कहलाता है। इस ग्रंथ से चंद्रबरदाई की विद्वता, वीरता, साहस और मित्र भक्ति का उदाहरण भी मिलता है। चंद्रबरदाई ने पृथ्वीराज चौहान को एक उक्ति सुनाई थी, जो इस प्रकार से है: 4 बांस 24 गज, अंगुल अष्ट प्रधान,
ताऊ पर सुल्तान है मत चूके चौहान। यानी कि 4 बांस 24 गज और 8 उंगलियों की दूरी पर सुल्तान विराजमान है, मत चूके चौहान। मान्यता के अनुसार इस उक्ति के माध्यम से चंद्रबरदाई ने अपने मित्र पृथ्वीराज चौहान की मदद की थी मोहम्मद गोरी को मारने में। उन्होंने पृथ्वीराज चौहान की जब मोहम्मद गोरी ने आंखें फोड़ दी थी तो उस समय उन्होंने कहा था मोहम्मद गोरी के दरबार में कि पृथ्वीराज चौहान जो है वो एक इतना अच्छा तीरंदाज है कि बिना देखे केवल ध्वनि के आधार पर ही वो तीर का निशाना साध सकता है। तो मोहम्मद गोरी ने उसकी परीक्षा लेना चाहा और उसने उसको मौका दिया तीर चलाने का। उस समय ये उक्ति चंद्रबरदाई ने बोली थी कि 4 बांस 24 गज 8 अंगुल प्रधान, ताऊ पर सुल्तान है मत चूके चौहान। तो उन्होंने इस उक्ति के आधार पर मोहम्मद गोरी कहाँ पर बैठा हुआ है चंद्रबरदाई ने ये बताया था, पृथ्वीराज चौहान से कितनी दूरी पर मोहम्मद गोरी है, इसके आधार पर चंद्रबरदाई ने वहाँ तीर चलाया था और वह तीर मोहम्मद गोरी को लगा। नेक्स्ट है महान गणितज्ञ ब्रह्मगुप्त। गणितज्ञ ब्रह्मगुप्त का जन्म भीनमाल जालोर राजस्थान में हुआ। गुप्त काल के प्रमुख खगोल शास्त्री थे। इनका जन्म 598 ईस्वी में हुआ और 30 वर्ष की आयु में यानी कि 628 ईस्वी में ब्रह्मस्फुट सिद्धांत नामक ग्रंथ की इन्होंने रचना की। तो यहाँ पे बात आती है ब्रह्मस्फुट सिद्धांत की रचना किसने की, तो गणितज्ञ ब्रह्मगुप्त ने की। यह ग्रंथ भारतीय खगोल शास्त्र का प्रमाणिक ग्रंथ है। खंड खाद्यकम इसके द्वारा रचित एक अन्य ग्रंथ है जिसमें विशेष रूप से अंतर्वेशन, समतल त्रिकोणमिति एवं गोलीय त्रिकोणमिति, इन दोनों में साइन और कॉस के नियम उपलब्ध हैं। ब्रह्मगुप्त के इन ग्रंथों के अरबी और फारसी भाषा में अनुवाद के माध्यम से भारत का यह गणित एवं खगोल का ज्ञान अरब और उसके बाद पश्चिम देशों को प्रदान किया गया। ब्रह्मगुप्त ने अपने ग्रंथों में वर्गमूल और घनमूल लिखने की सरल विधियां भी दी थी। शून्य के गुणधर्म की व्याख्या की थी इन्हीं ग्रंथों में। ब्रह्मगुप्त को ज्यामिति के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान रहा। ब्रह्मगुप्त का ज्यामिति के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान रहा। उसके बाद हम बात करेंगे महर्षि पाराशर की। महर्षि पाराशर का जन्म पुष्कर अजमेर में हुआ। इनका प्रमुख ग्रंथ कृषि पाराशर था। कृषि पाराशर ग्रंथ में गोवर्धन पूजा के प्राचीन संदर्भ, दीपावली के बाद पड़वा को करने का वर्णन किया गया है। यानी कि महर्षि पाराशर का जो प्रसिद्ध ग्रंथ था वो था कृषि पाराशर। उसमें गोवर्धन पूजा दीपावली के अगले दिन की जाती है ये बताया गया था। महर्षि पाराशर ने कृषि को अत्यंत ऊंचा स्थान प्रदान किया और बताया कि मनुष्य का जीवन कृषि में ही है, अतः व्यक्ति को सब कुछ छोड़ करके कृषि करनी चाहिए या कृषि कार्य करना चाहिए। भारत के विभिन्न शास्त्रों में पाराशर ऋषि को कृषि शास्त्र के प्रवर्तक के रूप में याद किया जाता है। कृषि शास्त्र के प्रवर्तक किसको माना जाता है, महर्षि पाराशर को। महर्षि पाराशर कृषि पाराशर, ये ऋषि नहीं है। कृषि पाराशर ग्रंथ में पाराशर ऋषि ने कृषि संबंधी भविष्यवाणियां भी की हैं जिनका आज भी किसान उपयोग करते हैं। इस ग्रंथ का 10वीं सदी में लेखन किया गया था। कृषि ग्रंथ कृषि पंचांग का कार्य करता है, जिसे कृषि कब शुरू करनी चाहिए, कौन सी फसल खेत में कब उगाई जाएगी, अकाल और अतिवृष्टि की जानकारी, गौशाला और उसके रखरखाव आदि की जानकारी के साथ ही पशु पक्षियों के व्यवहार, हवा की दिशा और मौसम के बारे में इस ग्रंथ में जानकारी दी गई है। नेक्स्ट है चक्रपाणि मिश्र। चक्रपाणि मिश्र का जन्म चित्तौड़गढ़ की तलहटी में बसे गांव पीपली में हुआ। इनके पिता का नाम उग्रमिशन था। यह महाराणा प्रताप के दरबारी पंडित थे। इन्होंने 4 ग्रंथों की रचना की थी। कौन कौन से 4 ग्रंथ थे, विश्ववल्लभ, मुहूर्तमाला, व्यवहारदर्शी और अभिषेक पद्धति, राज्याभिषेक पद्धति।
पहला है विश्व वल्लभ। इस ग्रंथ की रचना में पंडित चक्रपाणि ने जिस स्रोत सामग्री का सहारा लिया उसमें वराहमिहिर व्रत संहिता प्रमुख है। यानी कि वराहमिहिर व्रत संहिता का सहारा लेकर इन्होंने इस विश्व वल्लभ ग्रंथ की रचना की थी। चक्रपाणि मिश्र वराहमिहिर से बहुत ही अधिक प्रभावित थे। चक्रपाणि ने विष्णु धर्मोत्तर पुराण का प्रयोग भी विश्व वल्लभ रचना में किया। इस रचना में रोग उपचार की विधियां, पेड़ों की सिंचाई आदि मुख्य हैं। चक्रपाणि ने जल संसाधनों के विकास पर भी पर्याप्त बल दिया। उन्होंने विभिन्न पेड़ों की प्रकृति, उनके औषधीय गुणों की जानकारी दी। वे अच्छे वनस्पति शास्त्र के साथ साथ वास्तु विज्ञान के अंतर्गत जल स्रोतों का निर्माण का विशेष ज्ञान रखते थे। महर्षि पराशर वनस्पति शास्त्र के साथ साथ वास्तु विज्ञान के भी बहुत अच्छे जानकार थे और जल स्रोतों के निर्माण का भी विशेष ज्ञान वो रखते थे। नेक्स्ट है राज्याभिषेक पद्धति। इसमें इन्होंने वराहमिहिर की सामग्री का प्रयोग किया। उन्होंने भूमिगत जल का ज्ञान बताने वाले हरवा का उल्लेख किया। गांव में आज भी हरवा बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ये हरवा होता क्या है? हरवा विभिन्न संकेतों के आधार पर पानी की उपलब्धता की दिशा और गहराई बताता है। राज्याभिषेक पद्धति में राजवल्लभ के श्लोकों को लिखा गया और वृक्ष आयुर्वेद विस्तार पूर्वक लिखा गया। नेक्स्ट है सारंगधर। कौन था सारंगधर? सारंगधर रणथंभौर के शासक हमीर के गुरु राघव देव के पुत्र दामोदर का पुत्र था। क्या नाम था? सारंगधर। सारंगधर ने 2 ग्रंथों की रचना की, हमीर रासो और सारंगधर संहिता। सारंगधर संहिता में क्या क्या आता है वो देखते हैं। सारंगधर संहिता का योगदान उनके द्वारा तैयार संगीत पद्धति से है, जिसके नाम के आधार पर ही इन्होंने सारंगधर पद्धति कहा जाता है। इसमें संगीत के लुप्त ग्रंथ गंधर्व शास्त्र का भी समस्त पाठ सुरक्षित है। संगीत का जो एक ग्रंथ था जो कि लुप्त प्राय हो चुका है, गंधर्व शास्त्र, उसके भी समस्त पाठ सुरक्षित हैं, जो मध्यकालीन भारतीय संगीत कला को जानने का मुख्य आधार है। वृक्ष आयुर्वेद ग्रंथ। इस ग्रंथ के आधार पर ही अनेक राजा और प्रजा वाटिका का विकास कर पर्यावरण की सुरक्षा में अपना योगदान देते हैं। सारंगधर पद्धति में योग जैसे विषय भी समाहित है और अष्टांग योग का इसमें महत्वपूर्ण योगदान है। सारंगधर पद्धति में अष्टांग योग का महत्वपूर्ण योगदान है। तो ये तीसरा पार्ट इसका नेक्स्ट वीडियो में आएगा। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। धन्यवाद।